आशुतोष ने तल्ख शब्दों में पूछा था। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ पिताजी कि आप घर आ रहे हैं या नहीं। आखिर कब तक दामाद के घर पर पड़े रहेंगे? अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल कीजिए। भला आज तक किसी ने घर ससुर बनने की बात सुनी है? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग ही चल गया है जो ऐसी बातें करते हैं। नहीं सुनी तो अब सुन लो। और कितनी बार कहूँ कि मैंने घर ससुर बनने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर ही लिया है। मुझे अपने दामाद के घर ही अच्छा लग रहा है। कम से कम यहाँ एक प्याली चाय के लिए 10 बार कुत्ते की तरह भौंकना नहीं पड़ता। स्मिता और विकास मेरी हर बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और सुनो आशुतोष, जब ये लोग भी मुझे बोझ समझेंगे तो दिल्ली का आशीर्वाद सीनियर सिटीजन्स होम तो है ही मुझ जैसे उपेक्षित और बोझ बन चुके बूढ़ों के लिए। इसीलिए तुम लोग अब मेरी चिंता मत करो। जया के ससुर महेंद्र सिंह बोले। जवाब में आशुतोष कुछ और विश्वमन करता हुआ बोला, तो फिर बने रहिए घर ससुर और दामाद के हाथों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहिए। जया को अपने ससुर के कहे शब्द स्पष्ट सुनाई पड़े। हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप बने रहने से कहीं बेहतर है कि मैं इज्जतदार घर ससुर ही बना रहूं। और इसी के साथ उन्होंने फोन पटक कर अपनी नाराजगी जाहिर की तो आशुतोष ने भी गुस्से में स्पीकर का स्विच बंद कर दिया। जया को अपने आप पर ग्लानि हो आई। सोचने लगी कि उसके मायके में जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी और आशुतोष की लापरवाही के चलते उसके ससुर को बेटी के घर जाना पड़ा तो मायके के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उसकी भाभियाँ क्या माँ को ताना मारने का ऐसा सुनहरा असर हाथ से जाने देंगी? नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को यह खबर होने से पहले उसे अपने ससुर को मना कर वापस लाना ही पड़ेगा। इस बारे में पहले आशुतोष से बात करनी होगी। यह सोचकर जया ने आशुतोष से कहा, देखो जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आखिर वो तुम्हारे पिताजी हैं और उन्होंने तुमको 2 बातें कह भी दी तो क्या हुआ? तुम्हें चुप रहना था, थोड़ा सा सह लेते और उनसे नरमी से पेश आते तो यूँ बात का बतंगड़ नहीं बनता। हाँ, अब तो तुम भली बनने का नाटक करोगी ही, लेकिन तब एक वृद्ध व्यक्ति को समय पर खाना और चाय नाश्ता देने में तुम्हारी नानी मरती थी। उस पर रात दिन बाबूजी की शिकायत करके तुम्ही ने मेरा जीना हराम कर रखा था। अब तुम्ही बाबूजी के जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ पेंशन के 20,000 रुपये जाने का गम सता रहा है। इस तरह आशुतोष ने सारा दोष जया के सिर पर मढ़ दिया। तो जया बोल उठी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, तो तुम भी कौन सा बाबूजी की याद में तड़प रहे हो? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें बाबूजी के रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है। आशुतोष को जब जया ने उल्टा आईना दिखाया तो वह खामोश हो गया। फिर कुछ नरमी से बोला, खैर जो हो गया सो हो गया, अब इस पर बहस करके क्या फ़ायदा। सोचो कि उन्हें कैसे बुलाया जाए, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वह अब खुद आने वाले नहीं हैं। अभी तो वह स्मिता के घर जाकर रह रहे हैं। सम्मान को जरा सा भी ठेस पहुंची तो वह आशीर्वाद सीनियर सिटीजन्स होम जाने में एक पल की भी देर नहीं लगाएंगे। उसके बाद वहां से वह शायद ही वापस आएं। तुम कहो तो मैं बात करके देखती हूँ। जया बोली, अब गलती हमने की है तो उसे सुधारने की कोशिश भी हमें ही करनी पड़ेगी। पिताजी हैं? नहीं, रहने दो। आशुतोष बोला, बाबूजी को गए महीना भर तो हो गया है। अब हफ्ते भर बाद ही बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं। हम जाकर बाबूजी को मनाकर आदर के साथ ले आएंगे। यह सब सुनकर हुर्रे करते हुए मनु और सोनू पर्दे के पीछे से निकल आए, जो मम्मी पापा की ऊंची आवाज़ सुनकर वहां आ गए थे। माँ, सच में दादाजी हमारे पास वापस आएंगे? दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए एक स्वर में बोले, हाँ बेटे, वह जरूर आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें लेने जाएंगे। जया भीगे स्वर में बोली तो आशुतोष के चेहरे पर भी स्नेह शक्ति मुस्कान आ गई। बच्चों की छुट्टियां शुरू होने पर वे अपनी कार से बाबूजी को लेने निकल पड़े। आशुतोष ने घर छोड़ने से पहले बहन के पास फोन किया था कि बाबूजी घर पर हैं कि नहीं और उनका कहीं जाने का कार्यक्रम तो नहीं है। सच है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को समझ नहीं पाते, पर किसी कारण से जब वो अपने से दूर चले जाते हैं तब उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। यही हाल आशुतोष और जया का था। जब तक बाबूजी साथ रहते थे उन्हें हर समय ऐसा लगता था कि बाबूजी बेवजह उनके कामों में टोका टोकी करते हैं, बच्चों से गैर जरूरी बातें करके उनका समय बर्बाद करते हैं। बाबूजी ने सब पर ही एक तरह से अंकुश लगा रखा था। ऐसा लगता था मानो उनकी आज़ादी खत्म हो गई थी। बाबूजी कहते थे कि जीवन में कुछ बनने के लिए अपने बच्चों में अनुशासन का बीजारोपण करने के लिए खुद को अनुशासित रहकर आचरण करना पड़ता है, तभी बच्चे भी हमें अपना आदर्श मानकर हमसे कुछ सीख पाते हैं।
तब जया और आशुतोष को उनकी ये बातें कोरी बकवास लगा करती थी, किंतु आज उन्हें बाबूजी की कही एक एक बात सच्चाई का आभास हो रहा था। महीने उनकी पेंशन को लेना तो उन्हें याद रहा, या यूं कहें कि अपना अधिकार तो उन्हें याद रहा, पर फर्ज निभाने से वे चूक गए। अपनी सहेलियों के साथ गपशप लड़ाते हुए जया अक्सर भूल जाती कि बाबूजी चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह शुगर के मरीज हैं, पर उनके ही दिए पैसों से शुगर फ्री खरीदने में उन्हें पैसों की बर्बादी लगती थी। आशुतोष ने भी कभी यह ना सोचा कि वृद्ध पिता को उससे भी कुछ उम्मीदें हो सकती है। 2 घड़ी आशुतोष से बात करने में क्या जाता है। बाबूजी ने तो आशुतोष के बड़ा होते ही उसे अपना मित्र बना लिया था, पर वही कभी उनका दोस्त नहीं बन पाया। अचानक गाड़ी घर घर कर हिचकोले खाकर रुक गई। यह तो अच्छा हुआ कि पास ही में एक मोटर गैराज था। धक्के देकर गाड़ी को वहां तक ले जाया गया। मैकेनिक ने जांच करने के बाद बताया कि ब्रेक पाइप कट गया है और उसे ठीक होने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही, क्योंकि यह एक इत्तेफाक था कि हादसा जया के मायके वाले शहर में हुआ था। इसीलिए कोई उपाय देख करके ठीक होने तक जया के मायके में रुकने का फैसला लिया। एक टैक्सी कर आशुतोष अपने परिवार को लेकर ससुराल की ओर चल दिया। उन्हें अचानक आया देखकर सभी बहुत खुश हुए। जया के परिवार में मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभियां थी। बड़े भैया के 2 जुड़वा बेटे लक्ष्य और दिव्य तथा छोटे भैया की एक बेटी रवीना थी। बच्चों में उम्र का ज्यादा फासला नहीं था, इसीलिए ही वे एक दूसरे से घुल मिल गए और हुड़दंग मचाने लगे। माँ बाबूजी से बात करने के बाद जया आशुतोष को वहीं छोड़कर रसोई की ओर चल पड़ी, जहां उसकी दोनों भाभियां रात के खाने की तैयारी में जुटी थी। जया ने भाभियों का हाथ बटाना चाहा, पर उन्होंने उसका मन रखने के लिए चावल बीनने की थाली पकड़ा दी और वहीं रसोई के बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठा लिया। जया ने देखा कि उसकी भाभियों ने बातों बातों में कितने सारे पकवान बना लिए। वे जब 2 तरह की सब्जियां बना रही थी, तब जया ने पूछ लिया कि भाभी, यह कम तेल मसाले की सब्जी किसके लिए है? बड़ी भाभी ने कहा कि मम्मी पापा बहुत सी खाने की चीज़ों से परहेज करते हैं। उनकी उम्र देखते हुए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है, पर माँ बाबूजी को तो कोई बीमारी नहीं है, फिर उनके लिए आप लोग इतना झंझट क्यों कर रही हैं? जया ने पूछा। जवाब छोटी भाभी ने दिया, तो क्या हुआ, बुजुर्ग लोग हैं, परहेज करते हैं तभी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है, फिर उनके लिए कुछ करने में कष्ट कैसा? यह तो हमारा फर्ज है। वैसे भी तुम जितना अपने ससुर के लिए करती हो उससे तो कम ही करती हूँ हम लोग। मैंने क्या किया और आपको कैसे पता चला? जया कुछ असमंजस भरे स्वर में बोली। अब रहने भी दो दीदी। बड़ी भाभी हंसती हुई बोली, ज्यादा बनो मत, कल ही तो तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था, उन्होंने ही तुम्हारे और आशुतोष के बारे में हमें सब कुछ बताया। जया के मन में जाने कैसे कैसे सुविचार और संदेह सिर उठाने लगे कि बाबूजी ने जरूर उनकी शिकायत की होगी और इसीलिए भाभियां उसे यूं ताने मार रही हैं। पर मन का संशय प्रकट न कर जया बोली, क्या बताया बाबूजी ने? क्या वह हमसे नाराज हैं? भला क्यों नाराज होंगे? वे तो तुम्हारी और आशुतोष की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि बहू तो ऐसी है कि किसी चीज के लिए मेरे मुंह खुलने से पहले ही वह समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। पता नहीं भाभी और क्या क्या कहती रही। जया को और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने लगी कि अपनी नासमझी की वजह से उसने कभी बाबूजी की परवाह नहीं की। अपनी सुविधा अनुसार इस बात का ख्याल किए बगैर ही वह खाना बाबूजी के स्वास्थ्य के लिए उचित है या नहीं कुछ भी उनके सामने रख देती थी। शुरुआत में 1-2 बार बाबूजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी, पर उसने कोई ध्यान न दिया। नतीजतन उनकी तबीयत आए दिन खराब हो जाती थी। एक उसकी भाभियां हैं जो उसके स्वस्थ माता पिता का कितना ध्यान रखती हैं, और एक वह है दूसरी ओर बाबूजी हैं कि इतना होने पर भी मायके में उसकी किसी से शिकायत ना कर तारीफ ही की। पश्चाताप की आग में जलती हुई जया आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। वह मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगी कि अब आगे से वह कभी भी बाबूजी को किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उधर आशुतोष भी जया के भाइयों का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देखकर ग्लानि से भरा जा रहा था। जया के दोनों भाई अपना खुद का कारोबार संभालते थे। दोनों ने ही घर आकर उस दिन की बिक्री से प्राप्त रुपयों से अपने पिताजी को अवगत कराया। हालांकि उन्होंने किसी से भी रुपयों का ब्यौरा नहीं पूछा। कुछ देर पास बैठे पिता पुत्र ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा, फिर वे लोग आशुतोष के साथ व्यस्त हो गए। आशुतोष मन ही मन सोच रहा था कि वह तो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, इसीलिए तो उनकी हर बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है। माँ के गुजर जाने के बाद वह अपनी बात कहते भी तो किससे?
वह क्यों नहीं अब तक अपने पिता के मन की पीड़ा को समझ पाया। अब से वह बाबूजी के पेंशन के रुपयों को हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी ज़रूरतों को अपने कमाए रुपए से पूरी करेगा। अगले दिन गाड़ी ठीक होकर घर आ गई, पर जया के घर वालों ने जिद करके उन्हें 2 दिन और रोक लिया। इस दौरान आशुतोष ने जया के भाइयों का अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार को देखकर पहली बार जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से अपने पारिवारिक इतिहास को जानते हैं तथा अपनी संस्कृति और रिश्तों की जड़ों से मजबूत होते हैं। हमारे बुजुर्ग ही तो इन सारी चीज़ों की मूल जड़ होते हैं, हम तो बस शाखा मात्र होते हैं। यदि मूल जड़ को ही काट कर फेंक दिया जाए तो गृहस्थी का वृक्ष कैसे फल फूल सकता है। जब से जया और आशुतोष बच्चों सहित बाबूजी को लेने निकले तो उन दोनों के सामने अपना ध्येय बिल्कुल साफ हो चुका था। उन्हें विश्वास था कि उनकी नादानी को माफ कर बाबूजी अवश्य उनके साथ वापस आने घर आ जाएंगे। भला उन जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति घर ससुर बनकर थोड़े ही रह सकता है। यह सब तो उन्हें सबक सिखाने के लिए बाबूजी ने कहा होगा। इस विश्वास के साथ वे खुशी मन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।